चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। मास्टर कैडर केमिस्ट्री पेपर 2016 का। वेलकम टू द बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम इसमें जो है अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि आपको एक क्लस्टर दिया हुआ है। इन द ट्राइंगुलर क्लस्टर, एक ट्राइंगुलर क्लस्टर बनाया हुआ है। ईच आर यू हैज 2 आर यू बॉन्ड। तो क्या कह रहे हैं, जैसे आर यू को यहाँ रख दीजिए, आर यू को यहाँ रख दीजिए, आर यू को यहाँ रख दीजिए। ये तीनों जो है आपस में जो है वो ट्राइंगुलर क्लस्टर बना रहे हैं। ठीक है, एक तो बात। और उसने बोला हर एक आर यू, ईच आर यू हैज 2 आर यू बॉन्ड। 2 आर यू बॉन्ड का मतलब क्या है, इसने इसके साथ और इसके साथ भी बॉन्ड बना रखा है 2। इस आर यू ने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं और इस आर यू ने भी ऐसे करके आपके 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है बच्चों। एंड ऑल्सो 4 CO लिगेंड्स आर बॉन्डेड टू ईच आर यू मेटल। हर एक आर यू मेटल के साथ 4 CO बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ये लीजिए, जोड़ दी। यहाँ पे CO 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 CO, ये CO, ये भी CO, सब जगह हर एक मतलब कार्बन की तरफ से जोड़िएगा। ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, बॉन्ड जो कार्बन की तरफ से बनेगा बच्चों, ऑक्सीजन की तरफ से मत बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बताना है, EAN बताना है। इसमें बहुत ही सुंदरता है क्वेश्चन में आगे, क्योंकि इन्होंने खुद ही आर यू मेटल का एटॉमिक नंबर दे दिया है। तो कहते हैं कि जैसे ये एक आर यू है तो इसका आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है कि यहाँ पे कितना एटॉमिक नंबर इफेक्टिव बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन बेसिकली उसके पास हैं इसका। ठीक है, तो चलिए आर यू के पास खुद के पास 44 है। हर एक CO 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और कितने 4 लगे हुए हैं CO। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आर यू का है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे आर यू का है, और ये इलेक्ट्रॉन ये तीसरे आर यू का है। इसको अगर हम कंसीडर करके चल रहे हैं सिर्फ, है ना, तो ये वाले तो हमने गिन लिए हैं। तो हर एक मेटल बॉन्ड में से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, ये एक और ये एक, तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आ गया। तो 44 प्लस 8 प्लस ये कितना हो गया, 54। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूरेनियम आपको बताना है। देखिए यूरेनियम, ये वाला जो आपका कंपाउंड दिया हुआ है, इसको आप याद ही करना पड़ेगा। इसमें ऑक्सीजन तो जो है वो आपका ऐसे जुड़ता है, ऑक्सीजन ऐसे ही जुड़ता है, तो ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ होता है। आप देखिए 1 2, ठीक है, फिर इन्होंने दिखा रखा है कि एसिड जो आपका CH3COO नेगेटिव है, ओके, एसिटाइल आयन जो है वो आपका यहाँ पर क्या 3 लगे हुए हैं, तो हमें लगेगा 3 + 2 कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 5 ऐसा लगेगा। क्योंकि हमें क्या पता है कि जो आपका CH3COO नेगेटिव होता है, ये जो आपका, फिर से लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, CH3COO नेगेटिव जो आपका अनायन है ये आपका मोनोडेंटेट होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर आपका ये बाइडेंटेट होता है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है जी, ओके डन। अब देखिए 1 2 3, एक जो COO नेगेटिव है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहा है इसको, यूरेनियम को 2 दे रहा है। एक लगे कितने हुए हैं, 3, तो 3 × 2 कितना कोऑर्डिनेशन नंबर कंट्रीब्यूट किया, 6, और 2 यहाँ से ये रहे, +2 कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, 8। ओके बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये एक्सेप्शन आपको लगा लीजिए, एक्सेप्शन भी नहीं कह सकते, आपको ये थ्योरेटिकली याद ही करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका जो एसिटाइल आयन है वो आपका कैसे एक्ट कर रहा है, आपका बाइडेंटेट की तरह एक्ट कर रहा है, यूनिडेंटेट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। ओके, चलिए मोनोडेंटेट बोलते हैं, यूनि नहीं बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि CO3 पॉजिटिव आयंस जो है वो रिएक्ट कर गए आपके एक्सेस फ्लोराइड आयंस के साथ। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म स्टेबल, कौन सा इनमें से स्टेबल कंपाउंड ये बनाना चाहेंगे? देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा। CO3 पॉजिटिव जब फ्लोराइड आयंस के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे तो वो बनाते हैं COF6, ठीक है, COF6। और ऐसा ऑप्शन सिर्फ यही वाला है 3 नेगेटिव। ये आपका जो है बहुत ही सुंदर हाई स्पिन कंपाउंड बनता है। हाई स्पिन का मतलब क्या होता है? इसमें जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का आपको पता है फ्लोरीन क्या आपकी पेयरिंग नहीं करवा सकता है ना। तो इसका आंसर जो है वो आपका डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बेयर प्रोसेस इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ। बेयर प्रोसेस जो है वो किसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है? तो ये सीधे सीधे आपके एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आपका जो है वो आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द केमिकल फार्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको याद रखना है ये भी, कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो CaSO4 ½ H2O होता है। ये आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से याद करवाई जाती हैं कि जो आपका क्विक लाइम क्या होता है, ठीक है। ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्विक लाइम क्या होता है, ठीक है। ऐसे जो है आपका लाइम वाटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, तो इसमें ही प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आता है CaSO4 ½ H2O, हाफ कह लीजिए या 0.5 कह लीजिए, इसलिए इसका आंसर आ गया ए। नेक्स्ट चलते हैं। ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स हार्मफुल, कहता है कि ओजोन जो अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो कौन से हार्मफुल सब्सटेंस को जो है वो आपका एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपको पता ही है, ये तो बचपन से सिखाया जाता है कि यूवी रेडिएशंस जो होती हैं वो सूरज से हमारे जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उस पर आ रही होती हैं। और ओजोन लेयर जो है बेसिकली हमें उससे जो यूवी रेडिएशंस होती हैं उनसे बचाती है। हालांकि ये है कि ऐसा अभी आप लोगों को एडवर्टीजमेंट में देखने को ये मिलता ही होगा कि यूवी रेडिएशंस से बचने के लिए जो है क्या लगाई जाती हैं, बहुत सारी क्रीम्स एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ सन प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग जो है वो मार्केट में आ चुका है ना। तो यानी कि जो हमारी क्रीम वाली जो कह लीजिए कि कंपनीज हैं वो काफ़ी ओजोन को भी पीछे छोड़ रही हैं, कह रही है क्रीम लगाओ और आप जो है रेडिएशन से बच जाओगे, है ना। तो इसमें जो है चलिए वो तो जस्ट आउट ऑफ जॉक, बट ये अब हमको बहुत ही बेसिक क्लासेस में बताया जाता है कि जो सन है वो यूवी रेडिएशंस जो है हमारे अर्थ की तरफ भेजता है, और वो जो है हमारे अगर अर्थ पे पहुंच जाएंगे तो हम सब को ही स्किन से रिलेटेड पता नहीं कितनी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। तो उन यूवी रेडिएशन से हमें कौन बचाता है? ओजोन बचाती है। ओके, तो हमारा सन से प्रोटेक्शन कौन है? ओजोन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केमिकल फार्मूला फॉर फोस्जीन, ये भी आप याद कर लीजिएगा। केमिकल फार्मूला जो फोस्जीन का होता है वो COCl2 होता है। ये आपको ऑर्गेनिक में बहुत बार जो है आपका आ भी जाता है। जो ऑक्सीडेशन होता है DMSO की हेल्प से जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें फोस्जीन गैस जो होती है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट चलिए। IR स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर इज एक्सपेक्टेड टू शो, कितने बैंड दिखाएगा? अभी हमने जो प्रीवियसली एक क्वेश्चन इसी 2016 का जो है पेपर का हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, और ईयर 2020 का भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें हमने बताया कि ये वाटर, उसने पूछा है पहले भी, आई मीन उसने उसके बाद भी इस ईयर के बाद भी यही क्वेश्चन पूछा है कि अगर मेटल के साथ पानी को लगा दूंगा तो कितने बैंड आएंगे। अकेले पानी के कितने बैंड आएंगे? देखिए अकेले पानी के जो आपका पानी होता है उसमें डायनेमिक डायपोल मोमेंट तो होती है, इसमें स्ट्रेचिंग बेंडिंग सारी ही चीज़ें पॉसिबल है ना। ऐसे जो ये 2 बैंड लगे हुए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये बैंड ये जो बॉन्ड्स है ये स्ट्रेच भी हो सकते हैं आपके, ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रेच हो सकते हैं, है ना। और ये क्या हो सकते हैं?
ट्विस्ट भी हो सकते हैं, बेंडिंग हो सकती है, ये हाइड्रोजन ऊपर जा सकता है, हाइड्रोजन नीचे जा सकता है, या ये दोनों ऊपर चले जाएं हाइड्रोजन और दोनों नीचे आए, है ना। तो इस तरीके की इसमें स्ट्रेचिंग बेंडिंग सब पॉसिबल है, लेकिन वो कितनी पॉसिबल होती हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है 3n-5 और 3n-6 होता है। जो लीनियर कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है, और जो नॉन लीनियर होते हैं वो इनके लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है, क्योंकि ये कोई लीनियर कंपाउंड तो है नहीं। लीनियर मतलब जैसे CO2 हो गया, HCl लगा लीजिए, हो गया, है ना। ये सब क्या है, लीनियर है। और ये क्या है आपका, नॉन लीनियर है। यहाँ पे अगर देखिए ये लीनियर कैसे होता, अगर यहाँ हाइड्रोजन होता और यहाँ, लीनियर मतलब एकदम सीधा, ठीक है, ऐसे होता तो ये भी लीनियर होता है। लेकिन इसकी आपको पता है वी शेप बोली जाती है ना, वी शेप बोली जाती है, हम इसको वी शेप बोलते हैं, है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, है ना। तो इसकी वी शेप होती है, यानी लीनियर तो नहीं होता है। तो 3n-6 जो है वो आपकी जो वाइब्रेशनल बैंड आने चाहिए। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने हैं वाटर में, 3 है, 3 × 3 - 6 कितने आ गए, 3 आ गए, कितने बैंड आ जाएंगे, 3, विच इज द ऑप्शन, ए इज द ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एस्टेल्डिहाइड शो, देखिए यूवी स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, शो प्रोमिनेंट बैंड्स ड्यू टू, कहते हैं एस्टेल्डिहाइड है उसमें यूवी के जो एस्टेल्डिहाइड है उसको उठा के जो है यूवी स्टडी के लिए जो है हमने डाला। तो कहते हैं उसमें जो बैंड्स आएंगे या कह लीजिए कि जो डेटा आएगा वो बेसिकली कौन सी उसमें ट्रांजिशन हो रही होंगी। यूवी में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। यूवी में बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। सबसे नीचे सिग्मा होता है, फिर पाई होता है, फिर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहता है, फिर पाई स्टार रहता है। ये इतना दूर नहीं होते हैं बच्चों, ये इतना दूर नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर आपका जो है वो सिग्मा स्टार रहता है। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो सकती है, यहाँ से यहाँ से जो है पाई स्टार में भी जा सकता है, यहाँ वैसे ही पाई से जो है वो सिग्मा स्टार में जा सकता है, पाई से पाई स्टार में जा सकता है, एंड से पाई स्टार में जा सकता है, डिपेंड करता है वो, ठीक है। बट मोस्टली जो सबसे इंटेंस बैंड आते हैं वो पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार की वजह से आते हैं। एनर्जी गैप जो होता है इनमें कंपैरेटिवली कम होता है, जिसकी वजह से जो है ये बैंड सबसे ज़्यादा इंटेंस आते हैं। ये आपको पूरा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो MSc लेवल की होती है उसमें पढ़ाया जाता है, ओके। तो चलिए यहाँ पर क्या आपका एस्टेल्डिहाइड, यानी कि देखिए ये आपका मॉलिक्यूल है, यही होता है एस्टेल्डिहाइड CH3CHO। अब देखिए ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी होते हैं, यानी कि नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। यानी कि N2 पाई स्टार जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल है। और यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड होगा तभी तो पाई टू पाई स्टार जो आपकी ट्रांजिशन है वो पॉसिबल होगी ना। अगर पाई बॉन्ड होगा ही नहीं तो कैसे होगी, तो पाई टू पाई स्टार भी यहाँ पर पॉसिबल है। बाकी की जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं बच्चों, उनमें क्या होता है कि वो उनके लिए एनर्जी लगती है बहुत ज़्यादा, तो उनके जो बैंड्स होते हैं वो इतने क्लियर नहीं आते हैं, इतने क्लियर सिग्नल उसके हमें दिखाई नहीं देते हैं। इनके बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, और क्योंकि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड दोनों ही है तो ये पॉसिबल भी हैं। तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा N2 पाई स्टार लगा होना चाहिए था ना, यहाँ पे स्टार लगा होना चाहिए था। N2 पाई नहीं जाएगा, वापस थोड़ी ना जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, ओके। तो इसलिए ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिथाइल ग्रुप ऑफ मिथेनॉल इन इट्स प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम शो डबलेट एट। देखिए ये आपका NMR का क्वेश्चन है, जिसने NMR पढ़ रखा है उसको क्वेश्चन ये आराम से समझ आ जाएगा कि ये आपका ऐसे मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे आपका इंटेंसिटी रहता है, यहाँ क्या रहता है, इंटेंसिटी रहता है। यहाँ पे आपका जो है वो डेल्टा इन ppm रहता है ना, केमिकल शिफ्ट। कहते हैं कि ये दो ऐसे सिग्नल आए हैं हमारे, ठीक है, डबलेट आया है ऐसे, ठीक है। ये एक डबलेट की जो ये चोंच है वो 3.9 पे है और दूसरे की ये जो चोंच है वो 3.5 पे है। तो कहता है कि J वैल्यू बताओ, ठीक है। इफ NMR प्रोब फ्रिक्वेंसी इज 100 मेगाहर्ट्ज, यानी कि ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसी ये दी हुई है। देन द वैल्यू ऑफ स्पिन कपलिंग कांस्टेंट, यानी कि J की वैल्यू, स्पिन कपलिंग कांस्टेंट मतलब J की वैल्यू आपको बतानी है।
अब जे की वैल्यू आपको पता है, कुछ नहीं होता, बस ये जो आपकी दो पीक्स दी हुई हैं इनके बीच का डिफरेंस होता है। लेकिन ये आपको पता है दोनों वैल्यूज़ क्या है, पीपीएम में दी हुई है। किस में दी हुई है, देखिए पीपीएम में दी हुई है। यानी कि यहाँ पे अगर ये क्या है, अगर आप छोड़िए, अगर आप यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो वो किस में आएगा, पीपीएम में आएगा। चलिए पहले निकाल लेते हैं फिर देखेंगे। 3.9 इन सॉरी माइनस, मैं थोड़ा इरेजर लगा लेती हूँ। इरेजर ये रहा, देखिए चलिए हो गया। -3.9 -3.5 ओके। तो ये कितना बचा, 0.09 -5 तो 4 होता है। ये आ गया आपकी वैल्यू पीपीएम में। बट आपको ऑप्शंस किस में दिए हुए हैं, हर्ट्स में। तो कौन काम आएगा, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको सिखाया जाता है एनएमआर में ही कि अगर आपको जे वैल्यू हर्ट्स में चाहिए है तो जो आपकी जे वैल्यू पीपीएम में आई हुई है उसको आप ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी से एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दीजिए। एज इट इज़ मतलब कुछ भी चेंज मत कीजिएगा उसमें, ठीक है। तो 0.4 × 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज में फॉर्मूला आएगा बच्चों, ठीक है, ये हर्ट्ज में फॉर्मूला आएगा। आप ऐसे मत सोचिएगा ये पीपीएम में है, ये मेगा हर्ट्ज में है, तो ये फॉर्मूला जो मेगा हर्ट्ज में आएगा, नहीं। पीपीएम का मीनिंग ही जो होता है वो आपको अच्छे से जब सिखाया जाता है तो उसमें ऑलरेडी 10⁻6 ऑलरेडी होता है ना। तो वो जो है आपके मेगा जो आपकी यूनिट है उसको बैलेंस कर देता है, ओके। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो हर्ट्ज में आ जाता है। आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रिडक्शन ऑफ डाइफिनाइल एसिटिलीन प्रोवाइड सिस 1,2-डाइफिनाइल इथीन यूजिंग, पेन ले लेते हैं पहले क्योंकि हमें ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो तोड़ के समझना पड़ेगा। कहते हैं रिडक्शन ऑफ डाइफिनाइल एसिटिलीन करना है आपको और उससे आपको मिला है सिस 1,2-डाइफिनाइल इथीन। देखिए डाइफिनाइल एसिटिलीन क्या होता है, डाइफिनाइल मतलब दो फिनाइल है और एसिटिलीन, एसिटिलीन तो ये होता है, देखो बच्चों ये एसिटिलीन होता है। अब डाइफिनाइल एसिटिलीन है मतलब कि दो फिनाइल रिंग लगी, यानी कि इस हाइड्रोजन को हटा दिया होगा फिनाइल पे लगा दिया होगा, इस हाइड्रोजन को हटा दिया होगा फिनाइल लगा दिया होगा, लगा देते हैं। ये लीजिए लगा दिया। कहता है इसको किसी कुछ तो यहाँ पे रिएजेंट डाला, ठीक है, वही तुम्हारा ऑब्वियसली क्वेश्चन होने वाला है। और जब रिएजेंट डाल दिया तो आपको बना क्या, देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिस बना 1,2-डाइफिनाइल इथीन। इथीन बना लेते पहले तो, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और 1,2-डाइफिनाइल है यानी कि दो फिनाइल है, सिस है यानी कि दोनों एक साइड पे, यानी कि बची हुई जगह किसने घेर रखी है, हाइड्रोजन। बाय यूजिंग रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट कहता है आप बताइए कि आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए रिएजेंट का क्वेश्चन है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट का क्वेश्चन है। देखिए प्लैटिनम हाइड्रोजन H2PT या H2PD, ये कुछ भी मेटल, अगर इतनी सुंदर सुंदर मेटल जब भी वो डालता है तो ये जो होती हैं ये आपका अनकंट्रोल्ड रिडक्शन करती हैं, ठीक है, अनकंट्रोल्ड रिडक्शन करती हैं और इसको एकदम एल्केन्स तक लेके जाएगी, एल्केन्स तक लेके जाएगी, यहाँ पे नहीं रुकेगी मतलब रिएक्शन। फिर आपका जो है एक बार लिंडलार्स कैटलिस्ट देख लेते हैं। लिंडलार्स कैटलिस्ट कुछ नहीं होता, यही होता है H2 जो आपका PD या PT ले लेते हैं और साथ में आपका BSO4 रहता है या CaSO4 रहता है, सॉरी CaCO3 रहता है। ये आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है और ये आपको पता है कि ये आपकी मेटल होती है ना। ये देखिए इसके ऊपर हम ये कह रहे हैं कि ये आपका डाइफिनाइल एसिटिलीन था और इसके ऊपर दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, क्योंकि सिस बना है इसका मतलब हाइड्रोजन आए और दोनों एक ही साइड से यहाँ पे अटैच हुए, ठीक है। जो आपका ये H2PD वाला जितने भी रिएजेंट काम करते हैं उसमें क्या होता है, ये सरफेस होता है, इस पर आप H2 छोड़ देते हो तो H2 जो है सरफेस से जाके जुड़ जाती है, ऐसे एटम्स जुड़ जाते हैं। फिर जैसे ही कोई अनसेचुरेटेड का जो हाइड्रोकार्बन है आप इसके पास लेके जाते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है ऐसे करके
सिस बॉन्ड बनाता है, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से जुड़ती हैं, ठीक है। तो यानी कि या तो ये ऑप्शन हो सकता था या तो ये हो सकता था। ये क्यों नहीं हो सकता? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है LiAlH4, ये आपकी सिर्फ टर्मिनल एल्कीन्स के साथ थोड़े बहुत रिएक्शन दिखाता है, वो H2 गैस निकालता है। अदरवाइज ये जो है आपकी जो चेन के बीच में जो अल्कीन्स होती हैं उनको कभी भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, ये कुछ नहीं कर सकता उनके साथ, ओके। अदरवाइज तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है, ओके। और ये अगर आप देखेंगे तो लिक्विड अमोनिया इथेनॉल में जो होता है ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट देने के लिए होता है। कैसा प्रोडक्ट देने के लिए होता है? ट्रांस प्रोडक्ट देने के लिए होता है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था। इसमें से भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एकदम आपकी रिएक्शन को एल्केन्स तक ले जाता है, ओके, समझ आ गया। बट बी में क्या? लिंडलर्स कैटलिस्ट है। लिंडलर्स कैटलिस्ट आपका एक स्पेशल कैटलिस्ट होता है जो कि आपके रिएक्शन को इस स्टेप पर रोक देता है, ओके, यानी कि आपका लिमिटेड रिडक्शन करता है, ओके बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? डाई हाइड्रोक्सिलेशन अल्कीन्स का करना है, ठीक है। ये आपकी अल्कीन है कोई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आर ग्रुप कुछ भी लगा सकता है। इसका ट्रांस डाई हाइड्रोक्सिलेशन करना है, यानी कि 2 OH ग्रुप लगाने हैं बट दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। अगर एक OH इस तरफ लगा है तो दूसरा इस तरफ लगा होना चाहिए। देखिए OSO4 तो सिस प्रोडक्ट बनाता है, देखिए ये आपका ये OSO4 होता है ना, ऐसे लगा के चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, ये यहाँ जाते हैं, ये जो है आपका बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों ऑक्सीजन क्या करती हैं? एक ही तरफ से जुड़ती हैं, यानी कि आपका सिस डाईओल बनाता है। ये क्या बनाता है? सिस डाईओल बनाता है, ठीक है। KMnO4 भी आपका सिस डाईओल बनाता होता है। KMnO4 भी क्या करता है? सिस डाईओल बनाता है। KMnO4 के साथ वो बहुत बार आपको NaOH लगा हुआ दिखा देंगे, ठीक है, या ऐसे भी लिख देते हैं एल्कोहलिक KMnO4। ये भी आपका क्या करता है? ऐसे ऐसे लिख सकता है, वो कुछ भी ऐसे लिख सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है? आपका सिस डाईओल बनाता है। आगे देखिए, यूजिंग ऑल द अबव 3 मेथड्स, ये तो कट हो ही गया, ये भी कट हो गया। तो आपका आंसर क्या बचा? इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इपॉक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं क्योंकि इस तरफ जो है वो दिखेगा नहीं। इपॉक्सीडेशन मतलब डबल बॉन्ड पे इपॉक्साइड बनाएंगे। इपॉक्साइड क्या होते हैं वो भी आप डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। परऑक्साइड्स जो होते हैं वो इपॉक्साइड हमारे बनाते हैं, इसमें से MCPBA जो है वो सबसे फेमस है, मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, है ना, पर बेंजोइक एसिड, सॉरी, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ओके। तो जैसे ही आप MCPBA डालते हैं ये आपका इपॉक्साइड बनाता है, इपॉक्साइड्स आपको प्रोवाइड करता है। इपॉक्साइड का मीनिंग क्या हो गया? ये मान लीजिए आपने R लगा रखा था, ये R लगा रखा था, ये आपने R लगा रखा था, ये भी R लगा रखा था, R R R R, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देती हूँ। मेटाक्लोरो यानी कि मेटा पोजीशन पर क्लोरीन है, पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, ये आपका क्या हो गया? MCPBA। इसका इसके जो है इसके पास देखिए ये ऑक्सीजन होती है जो है यहाँ पे अल्कीन्स के ऊपर लगने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है? देखिए मैं ज़रा ये बॉन्ड को हटा देती हूँ। तो ये पहले बनता है आपका इपॉक्साइड, पेन ले लेते हैं, ये आपका यहाँ पे इपॉक्साइड बनाता है। ऐसे इपॉक्साइड बनाने के लिए H2O2 के अलावा सॉरी MCPBA के अलावा H2O2 भी यूज़ किया जाता है, H2O2 भी, बट उसकी कुछ कंडीशन होती है कि H2O2 कहाँ काम करेगा, ठीक है बच्चों।
ऐसे ही अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा कि सब जगह, बट MCBBA जो है वो आसानी से कहीं पे भी आप किसी भी अल्कीन पर डालेंगे इपोक्साइड बना देगा। ठीक है, चलिए अब उसको क्या फॉलोड बाय क्या है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब देखिए मान लीजिए ये आपका जो इपोक्साइड है वो अबव दी प्लेन बना हुआ है। अब H2O के पास ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि मैं जाके अटैक कर दूं दोनों में से किसी एक कार्बन पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेन होती है, तो खुल सकती है बड़े आसानी से। कोई बस इसको चाहिए कि कोई जल्दी से न्यूक्लियोफाइल आए और इस रिंग को खोल दे। ठीक है, तो H2O2 उससे ये वही मसीहा है कि इसको इसकी स्ट्रेन से जो है वो इसको आज़ाद करवाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, आपको पता ही है, वो जाकर अटैक करना चाहता है। अब देखिए यहाँ से जाएगा अगर उड़ता हुआ, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसके ऊपर भी क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन। तो ये इपोक्साइड ऐसे तो H2O को आने नहीं देगा, तो क्या करना पड़ेगा, उसको ऑपोजिट साइड से आएगा, यानी कि नीचे से अटैक करेगा और ये O नेगेटिव जो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनको सबको प्लेन में दिखा दूँ R ग्रुप्स को, तो ये आपका जो O नेगेटिव है जो कि बाद में जो है H पॉजिटिव ले लेगा और यहाँ पे OH बना लेगा, तो ये तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ से पानी जो है वो यहाँ पे बिलो द प्लेन अटैक करेगा, H इसके ऊपर पॉजिटिव होगा और ये आपको पता है कि ये क्या करेगा, H को जो है वो H के इलेक्ट्रॉन्स को खुद रख लेगा और H पॉजिटिव को जो है वो बाहर छोड़ देगा, H पॉजिटिव को लीव कर देगा, या आप ये भी बोल सकते हैं कि H पॉजिटिव को रीअरेंज कर देगा। ठीक है, तो ऐसे में देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको जो है वो कैसा एडिशन मिलेगा बच्चों, आपको ये ट्रांस एडिशन हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो C एकदम सही है। हमने जो है एलिमिनेशन मेथड से भी जो है इसको देख लिया, कंफर्म कर लिया, और जो है आपका इस जो प्रोसेस है ये इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वो पूरी अच्छे से हमने डिस्कस भी कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, एनिलीन, टोलुइन एंड नाइट्रोबेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज। क्या कह रहा है आपको, कहता है कि आपको दिया हुआ है रिलेटिव रिएक्टिविटी, आपको जो है डिस्कस करनी है, आपको दिया हुआ है बेंजीन, बना लेते हैं इनको, ये बेंजीन है, ये आपका एनिलीन है। बहुत अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक के। ये आपका टोलुइन है, नाइट्रोबेंजीन, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल का इसके ऊपर अटैक कराना है। अब देखिए ये वाले ग्रुप्स तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे नहीं, ये ऐसे मत दिखाइएगा, ये बेंजीन रिंग करेगी, क्योंकि जो आपका अल्कीन ग्रुप है वो तो कहाँ है, बेंजीन रिंग के अंदर। और आपको पता है अल्कीन ग्रुप जो होते हैं वो हाईली जो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं अनटिल अनलेस कोई उनके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला ना हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे यही देखेंगे कि कौन सा ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर बढ़ेगी यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे बढ़ जाएगा, और अगर बढ़ जाएगा तो वो इजीली किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जाके अटैक कर सकता है। ठीक है, अब ये देखिए इसके ऊपर तो कोई ना तो लेने वाला है ना कोई देने वाला है। ठीक है, चलिए इसको तो ये तो कहीं बीच में आएगा ट्रेंड के, है ना। चलिए यहाँ पे NH2 क्या करता है, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, है ना, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर देखिए नेगेटिव चार्ज घूम रहा होता है, बाकी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नहीं बनाऊंगी। ठीक है, बाकी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं बनाऊंगी। यहाँ से आपको पता चल गया कि ये नेगेटिव चार्ज अब पूरे रिंग में घूमेगा, यानी कि रिंग के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि NH2 क्या है, +R इफेक्ट देता है। यहाँ पे देखिए CH3 का +R इफेक्ट तो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे तो नहीं डोनेट करता है, लेकिन इसका +H और +I इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो देता है ये भी। ठीक है, मतलब कि बस ऐसे बोलता है कि भाई तू जा, तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर, मैं जो है वो मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ पूरा, है ना। ठीक है, लेकिन जो है इससे कम होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है,
तो एनिलीन तो जो है वो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि एनिलीन के रिंग में नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा घूम रहा है। अगर घूम रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, यानी कि ये तो बहुत ही आसानी से जो है इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। ठीक है, ये भी करेगा, ठीक है, लेकिन ये जो है वो इसके मुकाबले कम करेगा, है ना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो आपका टोल्यूइन है वो इसके मुकाबले कम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का आपको पता है, नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप का बहुत ज़्यादा नेचर होता है क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेने का। देखिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको थोड़ा खोल के समझ लेते हैं। ये आपका नाइट्रोबेंजीन होता है। देखिए होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप तो हमेशा याद रखना बच्चों, नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे करके देखिए, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अच्छे से खींच लेता है और उसको बैलेंस करके रखता है। फिर यहाँ पर तो जो है बेंजीन रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। अभी इलेक्ट्रोफाइल को कैसे अपने इलेक्ट्रोफाइल पे जाके कैसे अटैक करेगा, नहीं कर पाएगा ना इतनी आसानी से। थोड़ा बहुत तो चलो करेगा ही, बट जितना अच्छा करना चाहिए था नहीं कर पाएगा ना। तो यानी कि ये जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रोफाइलिक जो अटैक सब्स्टिट्यूशन है वो शो करेगा। तो सीधी सी बात है, देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में नाइट्रोबेंजीन को सबसे कम दिखाया हुआ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और एनिलीन को सबसे ज़्यादा दिखाया हुआ यही आया है हमें। तो देखिए एनिलीन पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो एनिलीन तो सबसे ज़्यादा है ही। उसके बाद CH3 जो है वो टोल्यूइन में CH3 जो है वो आपका क्या कंट्रीब्यूट करता है, प्लस आई इफेक्ट। फिर देखिए नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो जो है ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, बट बेंजीन में ना कोई, अगर कोई दे नहीं रहा तो कोई इलेक्ट्रॉन्स को खींच भी नहीं रहा, खींच नहीं रहा, यानी कि बेंजीन जो है वो इसके बाद आ जाएगी। ठीक है, और सबसे एंड में जो है वो आपका नाइट्रोबेंजीन आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन सा कंपाउंड जो होता है उसमें ये वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है डिजॉल्व नहीं होता है। पहले ये वाले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जब आपका फिनोल NaOH के कांटेक्ट में आता है तो आपको पता ही है, ये तो हमको सबको पता रहना चाहिए कि फिनोल का फेवरेट है NaOH। ये H दे देता है, ये OH दे देता है, पानी निकाल देते हैं, और ये ONA इसके ऊपर जो होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर, Na के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। फिनोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ जा सकता है। ऐसे में जो आपका ये वाले बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जा सकते हैं, फिर वो पूरी रिंग में घूम सकते हैं आराम से, नेगेटिव चार्ज आराम से घूमता है। अगर ऐसा होगा यानी कि ये आपका जो कंपाउंड है वो NaOH से तो रिएक्ट कर रहा है बहुत अच्छे से, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। ठीक है, देखिए लेकिन ये इनको देख लेते हैं, क्या ये NaOH से रिएक्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए कोई भी अल्काइल, ये तो अल्काइल टाइप हो गया ना, ये तो अल्काइल टाइप फिनोल हो गया। अगर आप यहाँ पे H पॉजिटिव और ये Na नेगेटिव कुछ भी लगाते हैं तो ये स्टेबलाइज नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो नॉर्मल अल्कोहल जो मतलब अल्काइल अल्कोहल होंगे वो आपके NaOH से रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, या दिखाएंगे तो बहुत ही कम, मतलब ये लगा लीजिए कि आपने बिल्कुल ही एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ही दे दिया और रखा उसको, तो की बात अलग है ना। तो यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन को भी कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट में देखिए, ऑन शेकिंग विद इथेनॉलिक नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट, इथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं, गेव प्रेसिपिटेट। आपका AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट कौन देते हैं? जो आपके हेलाइड्स होते हैं, RX है ना, RX जो होते हैं वो भी अल्काइल हेलाइड्स देते हैं, अराइल नहीं देते हैं। देखिए क्यों नहीं देते हैं, देखिए मान लीजिए CH3X आपने कंसीडर किया, AgNO3 के साथ उसकी रिएक्शन दिखाई, तो देखिए CH3NO
3 इस पे लग जाएगा और AgX जो है आपका बाहर निकल जाएगा, है ना, बाहर निकल जाएगा। यही आपका प्रेसिपिटेट देता है, यही आपका प्रेसिपिटेट देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पहले आपका X नेगेटिव बाहर जाता है, ये CH3 पॉजिटिव बनता है, ये फिर आपका जो है फर्दर जो है आपका NO3 नेगेटिव से जो है रिएक्ट करता है और आपका प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, यानी कि आपको क्या देखना है, यहाँ पे कार्बोकटायन बनता है पहले, तब ये रिएक्शन जो है वो AgX को बनाती है और रिमूव करती है और आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है ना। लेकिन क्या सीन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका X जो है एक तो अराइल ग्रुप से लगा हुआ सीधा सीधा और एक आपका CH2 ग्रुप से लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव, यहाँ से अगर Br नेगेटिव आप निकालते हो पहले स्टेप में, देखिए क्या बनेगा, कर लेते हैं इसको आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ जो आपका CH2 है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपका OH तो लगा ही हुआ है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर कार्बोकटायन है जो कि हाईली स्टेबल है। किसकी वजह से? फिनाइल रिंग जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकते हैं, ऐसे करके ये पूरा रिंग में जो है पॉजिटिव चार्ज घूम सकता है। ये अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये तो बहुत ही स्टेबल कार्बोकटायन बना। अब यहाँ से देखते हैं Br नेगेटिव अगर बाहर निकालते हैं तो आपका कार्बोकटायन बनता है ये। फिनाइल रिंग के ऊपर कभी भी कार्बोकटायन बन नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी आप कैंसिल कर सकते हैं। आप बी ऑप्शन इसका आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्योर HBr विद प्योर प्रोपीन। प्योर HBr की रिएक्शन करनी है आपको प्योर प्रोपीन के साथ। स्लाइड चेंज हो गई है, एक सेकेंड। प्योर HBr को आपको रिएक्ट करना है किसके साथ? प्रोपीन के साथ। देखिए प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके ऊपर आपने क्या डाला है? HBr डाला है। ओके, पार्शली पॉजिटिव लेके चलते हैं, पार्शली नेगेटिव लेके चलते हैं। ओके, पेरोक्साइड तो डाला नहीं है, ये हमने एक और वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये अल्कीन का क्या नेचर है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं इसके ऊपर, तो पॉजिटिव की तरफ जाकर अटैक करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन है? H पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, इस पे जाके अटैक करेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3। अब हाइड्रोजन का मन है मान लो यहाँ अटैच होने का, तो कार्बोकटायन यहाँ बनेगा। अगर हाइड्रोजन का मन है आपका, समझेंगे बहुत अच्छे से, यहाँ पर अटैच होने का, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको यहाँ नीचे लिख देती हूँ, हो सकता है यहाँ पे आपको दिखाई ना दे, क्योंकि ना मैं इरेज कर देती हूँ इसको, बिकॉज यहाँ पे आसपास मेरी पिक्चर आती रहती है ना। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। देखिए बच्चों, इसमें प्रोडक्ट दोनों ही बनते हैं, लेकिन वो पेपर में हमेशा मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा होता है। ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ हर एक वीडियो में। तो देखिए, अगर मान लो हाइड्रोजन का मन है यहाँ अटैच होने का, तो यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब क्या है, आपका Br नेगेटिव अटैक होना है। अगर इस पे Br नेगेटिव अटैक होता है तो आपका प्रोडक्ट बनता है CH3 CH CH3, ये 2 लगा हुआ है बच्चों पहले से यहाँ पे, और यहाँ पे आपका Br लग गया। अगर इस पे Br नेगेटिव अटैक करता है तो देखिए CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है बच्चों, चलिए, तो बनते तो दोनों ही है, लेकिन मैंने बोला मेजर को आपको जो है प्रोडक्ट बनाना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मार्कोनिक्स रूल लगता है ना। मार्कोनिक्स रूल मतलब हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव पार्ट, वहाँ जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपका कार्बोकटायन बना है वो सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, और यहाँ पे जो आपका कार्बोकटायन बना है वो प्राइमरी है। सेकेंडरी कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है,
सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है तो यही बनेगा और प्रोडक्ट फिर ये बनाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, हाँ, अगर आपका इसमें डालता परोक्साइड, परोक्साइड क्या होता है, यहाँ से भी आपका पहले तो इसको परोक्साइड क्या करता है, पहले तो इसको ही क्या बनाता है, रेडिकल बनाता है, फिर वो रेडिकल फर्दर इसको भी रेडिकल बनाता है। तो अब आपका एंटी मार्कोनिक्स रूल लगता है। तो एंटी मार्कोनिक्स रूल जब लगता है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है, फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो आपको ये वाला बनाना है, मेजर प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट या कह लीजिए ये वाला मेजर प्रोडक्ट आपको बनाना है। ये भी बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिए, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से आगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस जो है वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को जो है आपको वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियोस जो है आपके साथ शेयर करते रहें। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे जुड़ के आप डिफरेंट एग्ज़ाम्स की अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।